मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ेंगे बस की यात्रा चैप्टर 3। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। तो कहानी की शुरुआत में 5 दोस्त हैं, लेखक भी उनमें से एक है, और ये सभी शाम को 4 बजे की बस से चलने की बात कर रहे हैं। और वो बस है जो पन्ना नामक जगह से लेकर सतना नामक जगह तक घंटे भर में यानी 1 घंटे में पहुंचा देती है। और वो ट्रेन ऐसे टाइम से पहुंचती है कि फिर जबलपुर जाने वाली ट्रेन भी उसी टाइम पर वहां से सतना से मिल जाती है। फिर कहते हैं कि सुबह घर पहुंच जाएंगे अगर इस तरह से जाते हैं तो। और जो 5 मित्र हैं उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था, काम पर हाजिर होना यानी काम पर भी जाना था, इसीलिए वापसी के लिए यानी रिटर्निंग के लिए वही रास्ता लेना बहुत जरूरी था। यानी जिस तरह से ये बातें कर रहे थे, जिस बस से जाने की और जिस ट्रेन को पकड़ने की, उसी रास्ते से जाने पर ही वो लोग काम पर समय पर पहुंच पाते, इसलिए वो रूट लेना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। फिर ये लोग सब बातें कर रहे थे, तभी वहां के कुछ लोगों ने उन्हें ये सलाह दिया, एडवाइस किया कि जो समझदार लोग हैं वो शाम वाली ये जो बस जाती है उससे लोग सफर नहीं करते, लोग उससे ट्रेवल नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। फिर वो लोग पूछते हैं कि क्यों, क्या रास्ते में कोई डाकू मिलता है? कोई कहते हैं नहीं, बस डाकिन है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब लेखक कह रहे हैं कि जब हमने बस को देखा तो हमारे मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा उमड़ना मतलब सम्मान जाग जाना, हम किसी का सम्मान करते हैं, ठीक है, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो बस को देखने के बाद बस के प्रति उनके मन में सम्मान जागने लगी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध होना यानी बहुत एजेड होना, बहुत पुराना होना, ठीक है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, और बस पुरानी थी तो वो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे उसको सदियों का एक्सपीरियंस है। यानी सदिया यानी 100 साल को एक सदी कहते हैं, ठीक है। तो सदियों का एक्सपीरियंस है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। और फिर थोड़ा व्यंग करते हुए, मजाक करते हुए कहते हैं कि लोग शायद इस बस से सफर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस अवस्था में अगर हम इससे सफर करेंगे तो इसे दुख पहुंचेगा, इसे कष्ट होगा, इसलिए लोग इससे शायद सफर नहीं करते हैं। यह बस पूजा की योग्य थी, और कहते हैं कि बस इतनी पुरानी हो गई थी कि उसे बस पूजा की जा सकती थी उसकी, ठीक है। पूजा करना यानी अब पूजा हम कब करते हैं? घर के बड़ों की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, यानी जिस पर हम सफर नहीं कर सकते, जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। यानी वो बस अब यूज करने लायक नहीं थी। लेखक ये हमें बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये पूरी कहानी में व्यंग ही व्यंग है, यानी चीजों का मजाक उड़ाया गया है। तो उसको व्यंग कहते हैं, मजाक उड़ाने को, और यही इस पूरे कहानी में देखने को मिलेगा। तो लेखक बस की मजाक उड़ा रहे हैं, बस पर व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि बस की स्थिति कैसी है, बस की हालत कैसी है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। कहते हैं कि बस की स्थिति ऐसी थी कि अब उसकी पूजा की जा सकती है, और अब उस बस पर हम कैसे सवार हो सकते हैं, उस बस पर हम कैसे चढ़कर कहीं जा सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, और कहते हैं कि वो बस जिस कंपनी की थी उसी कंपनी का एक शेयर होल्डर यानी उस कंपनी का जो मालिक थे उसमें से एक मालिक जो है वो भी उसी बस में ट्रेवलिंग कर रहा था, उसी बस में वो चढ़कर जा रहा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? तो लेखक जब बस पे चढ़े तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये बस चलती भी है। यानी लेखक को ऐसा लग रहा था कि ये बस चलने लायक नहीं है क्योंकि इतनी पुरानी हो चुकी है। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। कहते हैं कि क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? फिर लेखक कहते हैं कि हम तो यही देखना चाहते हैं कि ये बस चले बस। फिर वो पूछते हैं, क्या ये बस अपने आप चलती है? यानी फिर से मजाक उड़ा रहे हैं कि इस बस की हालत देखकर मुझे लगती नहीं कि ये बस अपने आप चल पाएगी, इसे धक्का देना पड़ता होगा। तो कहते हैं कि क्या ये बस अपने आप चलती है? फिर जवाब मिलता है, हाँ जी, और कैसे चलेगी। वो जो मालिक है कंपनी का, हिस्सेदार जो है, हिस्सेदार यानी एक कंपनी है उसके कई सारे मालिक है, उसमें से एक मालिक ये भी है, ठीक है, शेयर होल्डर है। तो कहती है कि हाँ, अपने आप नहीं चलेगी तो कैसी चलेगी।
गजब हो गया, ऐसी बस आप अपने आप चलती है। अब लेखक कह रहे हैं कि ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि इस कंडीशन में जो बस है वो भी अपने आप चल पाएगी, ये तो बहुत शॉकिंग आश्चर्यजनक बात है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब लेखक कहते हैं कि हम मतलब आगा पीछा करने लगे, यानी सोच विचार करने लगे कि इस बस से जाए या ना जाए। ठीक है, तो उसी बस में एक डॉक्टर बैठे थे। तो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर मित्र ने हमसे कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, बस एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, यानी बस इस रास्ते से आती जाती रहती है और बहुत समय से चल रही है, यानी बस के पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से ले जाएगी। ये नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बस यानी नई नई बसें जो चलती है, जिस पर हम चढ़ना पसंद करते हैं। कोई भी नई गाड़ी में चढ़ना पसंद करता है, पुरानी गाड़ी में नहीं। हम भी कहीं जाना चाहते हैं तो हम भी देखते हैं कि हाँ, अगर बस नई है या अच्छी है तो हम चढ़ते हैं, अगर बस पुरानी है तो हम भी नहीं चढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ डॉक्टर जो है, जो सवारी है, वो कह रहा है कि देखो, ये जो नई नई बसें हैं उससे बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है, विश्वसनीय है। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। हमें तो की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, और कहते हैं कि हमें इस तरह से लेकर जाएगी जैसे एक माँ अपने बेटे को अपने गोद में जिस तरह से संभाल कर और सेफ्टी के साथ ले जाती है, उसी तरह से ये बस हमें इसी तरह से सेफ्टी के साथ ले जाएगी। यानी लेखक थोड़ा मजाक के अंदाज में ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, बस भले ही पुरानी है लेकिन बस के पास एक्सपीरियंस बहुत है, ये हमें बहुत सेफ्टी के साथ ले जाएगी, जो हमें नई नवेली बस में यानी नई बसों में देखने को नहीं मिलती। यानी नई बस जो होती है वो देखने में नई जरूर होती है, बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है, ये इसी रास्ते पर कई सालों से चलती आ रही है। हम बैठ गए। फिर लेखक उनकी बात सुनकर वो उसी बस में बैठ जाते हैं। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि लेखक को जो छोड़ने आए थे बस स्टॉप तक, ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो जब हमें छोड़कर जाने लगे तो उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमें अंतिम विदाई देने आए हैं, जैसे हम इसके बाद हम मरने वाले हैं। जब हम किसी को अंतिम विदाई देते हैं तो कैसा होता है, दुखी होता है चेहरा। तो यानी वो लोग जो छोड़कर जा रहे थे वो भी ऐसे ही जा रहे थे। ठीक है, तो उन्हें लेखक कह रहे हैं कि लेखक को उनको देखकर ऐसा लगा जैसे ये हमें अंतिम विदाई देने आए हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कह रहे हैं कि उनकी आंखों को देखकर, यानी कहते हैं ना कि कई बार लोगों की आंखें देखकर हम समझ जाते हैं कि वो मन में क्या सोच रहा है, वो क्या कहना चाहता है। तो लेखक कह रहे हैं कि उनकी आंखों को देखकर, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में तो हर कोई आता है जाता है, जो आएगा उसको तो जाना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे राजा हो, रंक हो या फकीर हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसे तो मरना ही पड़ता है। तो यानी लोग जो उन्हें छोड़ने आए थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मान लिया है कि इस बस में सफर करने के बाद हम जिंदा बचेंगे नहीं, कहीं ना कहीं इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा लोगों ने मान लिया। क्योंकि जो लोग उनको मना कर रहे थे उस बस में चढ़ने के लिए, उनका ऐसा मानना था कि बस बहुत पुरानी है, इससे लोग जो समझदार लोग हैं वो सफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बस बहुत पुरानी है, कभी भी इसका कुछ भी खराब हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। और फिर उसमें एक लाइन और है जिसमें कहते हैं कि आदमी को कूच करने के लिए, यानी आदमी को कूच करना यानी आगे की ओर बढ़ना, तो आदमी को आगे बढ़ने के लिए बस एक निमित्त चाहिए, एक माध्यम चाहिए। निमित्त का मतलब माध्यम होता है, ठीक है, मीडियम। तो कह रहे हैं कि उनको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो हमें अंतिम विदाई देने आए हैं, वो अपने मन में मान लिया है कि दुनिया में तो लोग जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे कोई भी हो, और लोगों को जाने के लिए बस एक रास्ता चाहिए था। यानी वो मान रहे हैं कि अब ये बचेंगे नहीं, और इन्होंने ये बस ही इनका वो रास्ता बन रहा है जिसके जरिए इनकी अंतिम यात्रा होगी। फिर आगे कहते हैं, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। फिर लेखक कहते हैं कि देखते ही देखते इंजन सच में स्टार्ट हो गया, जिस पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है। फिर कहते हैं कि जब इंजन स्टार्ट हुई तो ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी बस ही इंजन है। यानी जब इंजन स्टार्ट होती है तो क्या होता है, थोड़ा वाइब्रेशन होता है, थोड़ा आवाज होती है, तो पूरी की पूरी बस वाइब्रेट कर रही थी, पूरी बस हिल रही थी और पूरी बस आवाज कर रही थी। इसलिए कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी की पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और कहते हैं कि हम भी ऐसे वाइब्रेट हो रहे थे जैसे हम खुद इंजन के भीतर बैठ गए हो, ना कि बस में बैठे हो। कांच बहुत कम थे, और हम सबको पता है कि जो बस पुरानी होती है उसमें कांच टूट चुकी होती है या फिर बहुत कम होती है, तो उस बस की भी वही हालत थी, उसमें भी कांच बहुत कम थे, यानी खिड़की पे जो शीशे लगी होती है वो बहुत कम बची थी, ज्यादातर टूट चुकी थी। जो बचे थे
उनसे हमें बचना था। और कहते हैं कि जो शीशे बच गई थी उनसे हमें बचना था। क्यों? क्योंकि वो टूटी फूटी थी, उससे हमें चोट लग सकती थी, हमारा हाथ वाथ कट सकता था, इसलिए अब हमें उन कांच से बचना था। कांच यानी शीशा, ठीक है, ग्लास। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और कहते हैं कि उस टूटे हुए कांच से बचने के लिए हम खिड़की से दूर सरक गए, यानी खिड़की के साइड हम नहीं बैठ रहे थे, खिड़की से दूर बैठ रहे थे। यानी खिड़की की साइड में जो सीट है उस पर हम नहीं बैठ रहे थे, उसके दूर जो सीट है उस पर हम बैठ रहे थे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। और कह रहे हैं कि इंजन चल रहा था कंटिन्यूअसली और वो इतना वाइब्रेट कर रहा था कि जैसे लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन लगा हो। यानी पूरी की पूरी बस वाइब्रेट कर रही थी, पूरी की पूरी बस कांप रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय के अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। और कह रहे हैं कि बस सच में चल पड़ी, क्योंकि लेखक को भरोसा नहीं था कि ये बस चलती भी होगी। और फिर कह रहे हैं कि जब बस चली तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि ये बस, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था उस समय ये बस जरूर जवान रही होगी, यानी उस समय ये बस नहीं रही होगी। लेखक को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि लेखक सोच रहे हैं कि ये बस बहुत पुरानी है और उनको लगता है कि ये बस जरूर गांधी जी के द्वारा किए गए इन आंदोलनों के समय ये बस नई जरूर होगी उस समय, यानी ये बस बहुत पुरानी है, ये बताना चाह रहे हैं लेखक। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। और कह रहे हैं कि जिस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ? असहयोग करना, कोऑपरेट नहीं करना था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। यानी जो अंग्रेज कहेंगे वो हम नहीं मानेंगे, वो असहयोग था। तो लेखक कह रहे हैं कि ये बस उस समय जवान रही थी, उस समय बस नई नहीं थी, यानी उस समय इसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी उस आंदोलन से, जिसमें ये सिखाया गया था कि असहयोग करना है, नॉन कोऑपरेशन करना है। यानी बस का जो हर हिस्सा है, बस का जो इंजन है, बस की जो सीट है, बस का जो बॉडी है, वो सब एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग यानी एक दूसरे की बात नहीं मानना, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। तो बताते हैं आगे कि पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। फिर कह रहे हैं कि सीट का बॉडी से, बॉडी यानी पूरी बस का जो स्ट्रक्चर है उसको बॉडी कहते हैं, और उसमें जो सीट है वो तो हम सब जानते हैं। तो कह रहे हैं कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट और बॉडी जो है दोनों जुड़ा हुआ नहीं था, यानी सीट बहुत लूज हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे सीट अब टूटकर गिर जाएगा, सीट यहाँ से अब पीछे की ओर चला जाएगा, ऐसा लग रहा था लेखक को। तो इसलिए कह रहे हैं कि सीट बॉडी को कॉपरेट नहीं कर रहा था, यानी दोनों एक साथ जुड़कर नहीं थे, दोनों हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे सीट कभी आगे चली जाएगी, कभी बॉडी आगे चली जाएगी। देखो आगे लिखा गया है, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। यानी जो सीट थी उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो बहुत हिल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे चला जाएगा या फिर कभी सीट वहीं रह जाएगा और बॉडी आगे चले जाएगी। यानी कंडीशन बहुत खराब था, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। कहते हैं कि जैसे ही 8-10 मील बस आगे चली तो सारे भेदभाव मिट गए, यानी लेखक के मन में जो विचार आ रहे थे कि हाँ बस बहुत पुरानी है, बहुत खराब हो चुकी है, ये सारे भेदभाव जो है वो धीरे धीरे मिटने लगे, ठीक है। अब वो थोड़ा पॉजिटिव फील करने लगे। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। फिर कहते हैं कि सीट की कंडीशन कैसी है, सीट की कंडीशन भी बहुत खराब थी। उसको वो सीधे सीधे ना कहकर थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठा है, ये तो हमें बात समझ में नहीं आती, क्योंकि सीट की हालत इतनी खराब थी, ठीक है। हम सीट पर बैठते हैं तो क्या कर चाहते हैं, थोड़ा आराम मिले, लेकिन सीट पर बैठने के बाद भी उनको आराम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कह रहे हैं कि सीट हम पर बैठ रहा था या हम सीट पर बैठ रहे थे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर आगे कहते हैं, एकाएक बस रुक गई। कहते हैं कि एकाएक यानी अचानक से बस क्या हुआ, रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब फिर एक नई बीमारी पता चली कि जो बस की जो पेट्रोल की टंकी है उसमें एक छेद हो गया है। अब सबको पता है कि अगर पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाए तो बस नहीं चल पाएगी, क्योंकि सारा तेल गिर जाएगा, फिर बस कैसे चलेगी और उससे और भी दुर्घटना हो सकती है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। फिर क्या हुआ, जो टंकी है, पेट्रोल की टंकी है, उसमें से उन्होंने क्या किया, ड्राइवर ने सारे पेट्रोल एक बाल्टी में निकाल लिया और उसको फिर एक पाइप लगाकर, नली यानी एक पाइप लगाकर सीधे इंजन में डाल दिया। यानी अल्टीमेटली टैंक से जो फ्यूल होता है, जो पेट्रोल होता है, वो तो इंजन में ही जाता है। तो उसने क्या किया, टैंक से सारा फ्यूल निकाल लिया, पेट्रोल निकाल लिया और उसने सीधे इंजन में डाल दिया, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं बस का और बस के मालिक का भी। कह रहे हैं कि
अब सब जानते हैं अगर ऐसी बस में कोई भी बैठना नहीं चाहेगा, सब कोई ठीक ठाक बस में बैठना चाहिए, एटलीस्ट पेट्रोल टैंक तो ठीक रहे क्योंकि उसी से बस को चलनी होती है। अब वो भी खराब हो जाए तो उस बस में कौन सफ़र करेगा। तो कह रहे हैं थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कि जब मैंने ये हालत देखा कि ड्राइवर ने सारा पेट्रोल निकाल कर सीधे इंजन में डाल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब तो बस के जो मालिक हैं, हिस्सेदार हैं, वो भी नीचे उतर के आएंगे और इंजन को अपने गोद में रख लेंगे और उसमें फिर एक माँ जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाती है अपने गोद में रख के, वैसे ही ये अब उसमें पेट्रोल डालेंगे, इंजन को पेट्रोल पिलाएंगे। थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, यानी वो मजाक उड़ाने के बहाने ही वो बता रहे हैं कि बस की जो हालत कैसी है, कितनी बुरी हालत है, वो बताना चाह रहे हैं, साथ में थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अब क्या हुआ, बस अब पहले से थोड़ी स्लो चल रही थी, अब उसकी जो स्पीड है वो पर आवर 15 से 20 मील स्पीड से चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अब लेखक कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी बस का कोई भी पार्ट पर भरोसा ना हो, ऐसा लग रहा था लेखक को। किसी भी पार्ट पे उन्हें भरोसा नहीं था कि हाँ ये वाला पार्ट अच्छा है या इस पे कुछ नहीं होगा, ऐसा उनको भरोसा ही नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी बस बेकार हो चुकी है, कभी भी किसी भी पार्ट में कुछ भी हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। उनको लग रहा था कि कभी हो सकता है कि ब्रेक फेल हो जाए, हो सकता है कि स्टीयरिंग भी टूट जाए। स्टीयरिंग यानी जिस हैंडल होता है ना गाड़ी का हैंडल, उसको स्टीयरिंग कहते हैं। हो सकता है कि स्टीयरिंग टूट जाए। और हम समझ सकते हैं कि बस कितनी पुरानी थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। कह रहे हैं कि आसपास जो खिड़की से जो हम देखते हैं ना नेचर को, तो कह रहे हैं कि प्राकृतिक दृश्य जो है वो बहुत लुभावने थे, यानी बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। और कह रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, हरे भरे पेड़ थे और जिस पर पक्षी भी बैठे थे। हरे भरे यानी ग्रीनरी चारों तरफ थी, दोनों तरफ पेड़ पौधे थे, हरे हरे पत्ते लगे थे और उसपे पक्षी भी बैठे हुए थे, यानी चिड़िया बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। और लेखक कह रहे हैं कि वो जो पेड़ है उसको मैं अपना दुश्मन मान रहा था। क्यों मान रहे थे, आगे देखते हैं। जो भी पेड़ आता है डर लगता है कि इससे बस टकरा जाएगी। और लेखक उन पेड़ों को क्यों अपना दुश्मन मान रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था, क्योंकि उनको सबसे पहले तो उनको बस पे भरोसा नहीं था। उनको लग रहा था कि हो सकता है कि ब्रेक फेल हो जाए, हो सकता है कि स्टीयरिंग टूट जाए और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो सोच रहे थे कि कोई भी जब भी पेड़ आता था, उनको दिखता था पेड़, तो उनको लग रहा था कि जैसे अब इस पेड़ से बस टकरा जाएगी। उनको इस बात का डर लग रहा था, इसलिए वो पेड़ को अपना दुश्मन मान रहे थे। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। वो कहते हैं कि एक पेड़ जैसे ही पार हो जाता तो फिर मैं दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि अब वो आएगा, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी उनके मन में ये डर बैठ गया था कि बस की तो हालत ठीक नहीं है, ये किसी भी समय किसी से भी टकरा जाएगी और चारों तरफ पेड़ हैं तो हो सकता है कि पेड़ से टकरा जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। और कहते हैं कि जब भी कोई झील नजर आता यानी लेक पौंड जो होता है वो दिखता तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस उसी में जाकर डूब जाएगी, गोता लगाने उसमें डूब जाना। ठीक है, तो उनको मतलब बस पे अल्टीमेटली पूरी तरह से एकदम भरोसा उठ गया था। उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इस बस से वो सही सलामत कहीं पहुंच पाएंगे। उनको लग रहा था कि मैं अब अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा और कहीं ना कहीं इस बस का एक्सीडेंट हो जाएगा। एकाएक फिर बस रुकी और फिर कहते हैं कि ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक से फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर बस नहीं चली। फिर कहते हैं कि फिर से ड्राइवर उतरा, तरह तरह की कोशिशें कर लिया, फिर भी बस स्टार्ट नहीं हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। और कह रहे हैं कि जिस तरह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था उसी तरह से ये भी, यहाँ भी ऐसा ही लग रहा था कि कोई एक दूसरे की बात नहीं मान रहा है। अब यहाँ भी जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया हो, लोग एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे। यानी जिस तरह से गांधी जी के कहने पर भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की बात नहीं मानी थी, ब्रिटिश की बात नहीं मानी थी, उसी तरह से अब जो बस का मालिक है, बस का जो ड्राइवर है, उसकी बात बस नहीं मान रहा, क्योंकि वो हर तरह की कोशिश कर चुका है लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही। यानी दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। और फिर लेखक कहते हैं कि बस के जो हिस्सेदार है वो कह रहे थे कि बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है, यानी बस बहुत अच्छी है, बस की कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन ये बस इत्तेफाक है, यानी ये बस एक अनलकी टाइम है कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण यानी बहुत कम होना, छोटा होना, कमजोर होना। ठीक है, चांदनी यानी मूनलाइट जो होता है। तो कह रहे हैं कि बहुत थोड़ी थोड़ी चांदनी की, चांद की रोशनी जो चांदनी है वो पड़ रही थी वृक्षों की छाया के नीचे। वृक्ष थे, उसकी छाया के नीचे रात को हम देखते हैं ना जब चांद की रोशनी पड़ती है चांदनी रात में, तो उसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि उस सुंदर रात में ये जो बस रुकी हुई थी उसके उसको देखकर बहुत दयनीय लग रही थी। दयनीय यानी बहुत खराब हालत लगना, नेगेटिव होता है। जैसे किसी की तबीयत खराब होना या किसी की गरीबी होना तो उसको दयनीय कह सकते हैं। तो उसी तरह से जो बस है
उसकी हालत भी बहुत दयनीय लग रही थी, यानी बहुत खराब हालत लग रही थी उसकी। उस चांदनी रात में बस को रुके हुए देखकर उनको बहुत तरस आ रहा था बस पे। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। और कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस बस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एजेड आदमी, वृद्धा यानी एजेड, जब कोई वृद्धा, यहाँ वृद्धा फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। वृद्धा यहाँ जो बूढ़ी है मतलब फीमेल के लिए यूज किया जाता है और वृद्ध मेल के लिए यूज किया जाता है। तो बस फीमेल है, बस स्त्रीलिंग होती है, इसलिए यहाँ पे वृद्धा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत वृद्धा आदमी है, बहुत एजेड आदमी है और वो थक कर बैठ जाता है। उसी तरह से बस को भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये भी अब थक चुकी है और अब ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये थक कर यहीं बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि ग्लानि होना यानी पछतावा होना। ठीक है, हमें पछतावा हो रहा था कि इस हालत में भी हम इसी बस पर लद के चले आए हैं, इसी बस पे चढ़ के आए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और कहते हैं कि प्राणांत हो जाना यानी मृत्यु हो जाना। कह रहे हैं कि अगर ये बस यहाँ ही खराब हो गई हमेशा के लिए, अभी कभी ठीक नहीं हो पाई, तो फिर इस बियाबान में यानी इस जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। यानी लेखक थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि अगर ये बस यहीं खराब हो गई और कभी ठीक नहीं हो पाई, तो फिर इसी जंगल में हमें इसका अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा, यानी ठिकाने लगाना पड़ेगा बस को। अब बस खराब हो गई है तो बस खराब हो गई तो बस को तो जंगल में छोड़ नहीं सकते। यानी वो कह रहे हैं कि एक तरह से हम इस बस के सहारे से अपने मंजिल तक पहुंचना चाह रहे थे, अब बस ही हमारे सहारे अपनी मंजिल पहुंचेगी ऐसा लग रहा था। यानी बस अगर खराब हो गई तो हमें इसे धक्के वक्के मारकर आगे तक ले जाना पड़ेगा। लेखक इसी बात को थोड़ा मजाक के अंदाजे में कह रहे हैं। आगे कहते हैं, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। फिर कहते हैं कि जो बस का जो हिस्सेदार था यानी बस का जो मालिक था, वो क्या क्या इंजन का को खोलता है और कुछ ठीक करता है। बस आगे चली, फिर क्या हुआ, बस आगे की ओर चलने लगी, यानी बस स्टार्ट हो गई। उसकी चाल और कम हो गई थी। और इस बार क्या हुआ, पिछली बार जब बस की टंकी खराब हुई थी तब बस की स्पीड कम हुई थी, अब दूसरी बार जब खराब हुई तो अब बस की स्पीड और कम हो गई है, यानी बस और धीरे धीरे चल रही है। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। और कह रहे हैं कि धीरे धीरे वृद्धा की यानी उस बस की आंखों की रोशनी, जैसे लोग बूढ़े होते हैं तो क्या होता है, उनको दिखना कम हो जाता है, उसी तरह बस क्या हुआ, बस की भी अब लाइट धीरे धीरे कम होने लगी थी। आगे की जो हेडलाइट्स है, हेडलैम्प्स है, उसकी रोशनी बहुत कम होने लगी थी। यानी वो कह रहे हैं कि अब बस की रोशनी भी कम होने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। रेंगना यानी धीरे धीरे चलना। ठीक है, जैसे सांप चलता है तो उसको कैसे देखते हैं, धीरे धीरे चलता है, उसको रेंगना कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बस अब बहुत धीरे धीरे चल रही थी और रास्ता टटोल रही थी, यानी रास्ता किसी तरह से उसे बहुत कम रोशनी मिली थी, उसी में वो धीरे धीरे बस किसी तरह से रास्ते ढूंढ ढूंढ कर चल रही थी, यानी कम रोशनी में आगे की ओर बढ़ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही उस बस को ऐसा लगता कि आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई भी गाड़ी हो, बड़ी हो छोटी हो, तो ये बस क्या करता है, ड्राइवर क्या करता है, उस बस को एकदम एक साइड में रोक लेता और दूसरी गाड़ी को पहले पार हो लेने देता, फिर वो चलता। क्योंकि इस बस की हालत खराब थी, ये किसी बस से आगे नहीं निकल पाती, ज्यादा स्पीड चल नहीं रही थी, रोशनी ठीक नहीं थी, तो ये ज्यादा स्पीड भी नहीं चल पा रहा था और रोशनी भी ठीक नहीं थी। यानी इसे आराम आराम से जाना था और इस तरह से जाने के लिए हमें आगे और पीछे की गाड़ियों को जाने का रास्ता देना पड़ेगा, नहीं तो जाम लग जाएगा। तो इसी बात को थोड़ा मजाक के अंदाज में लेखक कह रहे हैं कि बस को ये ऐसा करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एजेड लेडी हो जो कह रही हो कि जैसे उसके आगे पीछे कोई जवान लेडी है, जैसे उनकी बेटी की उम्र का, तो उसको कह रही थी कि तुम आगे चले जाओ क्योंकि मेरी उम्र तो है नहीं कि तुमसे आगे जा सकी। यानी बस की हालत बहुत खराब है और वो दूसरी गाड़ियों की तुलना में वो बहुत पुरानी है, तो उनसे तो आगे जा नहीं सकती है। तो इसीलिए ये बात समझाते हुए कह रहे हैं कि जैसे वो दूसरी गाड़ियों से कह रही है कि तुम आगे निकल जाओ, मैं आराम से जाऊंगी क्योंकि मेरी अब उम्र नहीं रही, मैं बहुत पुरानी हो चुकी हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। और कहते हैं कि एक पुल पर पहुंचे थे, ठीक है, और पुल पर जैसे ही पहुंचे वहां एक टायर फिस हो गया, यानी पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। और सबको पता है कि गाड़ी जब चलती, गाड़ी जब पंचर होगी तो कैसे होता है, तो उस समय भी बस वैसे ही बहुत जोर से हिली और अचानक से रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो ये भी सबको पता है, अगर स्पीड में गाड़ी अगर पंचर हो जाए, टायर फट जाए, तो गाड़ी पलट जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गाड़ी अगर बस अगर स्पीड में होती और उस समय अगर टायर पंचर होता तो ये पक्का जाकर नाले में गिर जाती। लेकिन बस धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए अचानक से बस जोर से हिली और रुक गई। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। कह रहे हैं कि मैंने पहली बार
जो बस का जो मालिक है, बस का जो हिस्सेदार है, उसकी ओर सम्मान की दृष्टि से देखा। अब उन्होंने क्यों देखा ये जानते हैं आगे। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा मन में जो बस का हिस्सेदार था उसके प्रति सम्मान जाग गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि बस की हालत कैसी है, बस की टायर की हालत कैसी है, बस कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर भी वो अपनी जान हथेली पर रखना, यानी मरने की परवाह ना करना, अपनी जान हथेली पर रखकर वो इसी बस में सफर कर रहे हैं। इस बात को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं। जो मालिक होते हैं वो अपने खुद अच्छी चीजों में चलते हैं और सवारियों को रिस्की चीज में डाल देते हैं, रिस्की सामान में, रिस्क में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ जो मालिक है वो भी खुद उसी बस में चल रहा है। ये बहुत शॉकिंग बात है। इसलिए उन कह रहे हैं लेखक कि पहली बार मैंने उन्हें श्रद्धा की भाव से देखा, यानी सम्मान की नजर से देखा। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। कह रहे हैं कि इस तरह का जो डेडिकेशन है ना, वो बहुत कम लोगों में नजर आता है। उत्सर्ग की भावना यानी डेडिकेशन, ठीक है, दुर्लभ यानी रेयर होना। कह रहे हैं कि ऐसा डेडिकेशन मैंने कभी नहीं देखा किसी को अपने सामान के प्रति। कह रहे हैं कि इनका जो शक्ति है, इनका जो मेन क्वालिटी है, इसका गलत यूज हो रहा है। इन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, यानी किसी रिवॉल्यूशन का लीडर होना चाहिए। क्योंकि रिवॉल्यूशन में जो लीडर हो रहा है वो ऐसा ही होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में वो लीडर भागे नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करे समस्या का। इसी तरह से ये जो बस का मालिक है वो भी बिल्कुल जानता था कि बस की हालत कैसी है, फिर भी वो अपने जान की परवाह किए बिना उसी बस में सफर कर रहा था। क्योंकि लोगों को, किसी को भी पता होने के बाद कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, फिर भी वो जो बस का हिस्सेदार है वो रिस्क ले रहा है, उसी बस में सफर कर रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना ईमानदार है और अपने सामान से कितना लगाव है उसे। और ऐसा नॉर्मल लोगों में देखने को नहीं मिलता। तो लेखक थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी रिवॉल्यूशन का लीडर होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। और लेखक कह रहे हैं कि अगर बाई चांस बस स्पीड होती, बस अगर उस हालत में पंचर होकर नाले में गिरती और हम सब मर जाते, तो जैसे भगवान बिल्कुल रेडी है हमें एक्सेप्ट करने के लिए। यानी कह रहे हैं कि बस की हालत ऐसी है कि कभी भी जान जा सकती है। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। और फिर लेखक क्या करते हैं, जो बस के जो हिस्सेदार है, जो मालिक है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जब हम सभी मर जाते तो वो जो बस का हिस्सेदार होता वो भी तो साथ में मर जाता। तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो जब मरता तो भगवान जैसे उसको एकदम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हाँ आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। और इसके में क्या कहते हैं, वो कहते हैं, और भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे ईमानदार आदमी, ऐसा महान आदमी बिल्कुल नहीं मिलता है जो अपना प्राण तो दे दिया लेकिन एक टायर तक नहीं बदला। यानी कहने का मतलब यह है कि वो जो बस का जो हिस्सेदार है वो कैसा आदमी है, वो जानता है कि बस की टायर बहुत पुरानी हो चुकी है, कभी भी ये पंचर हो सकती है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। ये जानने के बाद भी वो बस की टायर नहीं बदलता है और उसी बस में सफर कर रहा है। अब वो उस आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो किस हालत में बस चला रहा है और वो कैसी जिंदगी जी रहा है कि जानता है कि बस खराब है, फिर भी उसी बस में वो सफर भी कर रहा है, बस ठीक भी नहीं करवा रहा है। इसलिए उसको महान कहना, यानी उसका थोड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर क्या हुआ, हम सबको पता है गाड़ी जब भी चलती है तो उसमें एक एक्स्ट्रा टायर होती है, तो वो एक दूसरी यूज्ड टायर थी, उसको चेंज कर दिया गया और उसको लगाकर बस आगे की ओर चलनी शुरू हुई। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। और लेखक कह रहे हैं कि ऐसी हालत देखने के बाद, बस की ऐसी सिचुएशन और ऐसे कंडीशन से गुजरने के बाद, अब हमने टाइम पर पन्ना, जहां उनको पहुंचना था, पन्ना जगह का नाम है, पन्ना पहुंचने की उम्मीद जो है उन्होंने छोड़ दिया था। अब उनको लगने लगा था कि अब हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर कहते हैं टाइम पर तो पहुंचने की बात छोड़ो, अब तो हम ये मान लिए थे कि अब हम कभी पन्ना पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी लेखक ने मान लिया था कि ये बस कभी भी हमें सही सलामत अपने जगह तक नहीं पहुंचाएगी, इसके पहले ही कुछ ना कुछ हो जाएगा इसके बस के साथ और हमारी जान चली जाएगी। लेखक ने ऐसा मान लिया था लगभग। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। और वही बात कि पन्ना तो छोड़ो, अपना जहां जाना है उस जगह तो छोड़ो, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुका हूं। मतलब उन्होंने मान लिया था कि इस बस का कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हमारी जान जा सकती है। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक के
प्रयाण कर जाना है। और कहते हैं कि अब तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ज़िंदगी जो भी बची है हमारी, वो ज़िंदगी इसी बस में गुजर जाएगी और सीधे इस दुनिया से हम सीधे दूसरी दुनिया, उस लोक यानी दूसरी दुनिया प्रयाण कर जाएंगे, यानी पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी इस दुनिया से मरने के बाद लोग जहाँ जाते हैं उस दुनिया में हम पहुंच जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। और कहते हैं कि इस बस का मंजिल यानी डेस्टिनेशन, इस बस का इस दुनिया में तो कोई डेस्टिनेशन नहीं बचा। यानी वो मान रहे हैं कि बस कभी भी एक्सीडेंट होगी और कभी भी इस बस का सत्यानाश हो जाएगा और हम भी साथ में चले जाएंगे। यानी इस बस का डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, उसका डेस्टिनेशन किसी और दुनिया में ही है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। और कहते हैं कि जब सबको पता है कि हम तब तक कोशिश करते हैं जब तक कोई चांस दिखता है, जब तक कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है। जब हमें कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आता तो हम मान लेते हैं कि हम हार चुके हैं। तो लेखक भी तब तक ये सोच रहे थे कि हाँ अब शायद बस पहुंच जाएगी, पन्ना पहुंचा देगी, अब हम शायद ठीक ठाक किसी तरह से पहुंच जाएंगे। लेकिन इतनी सारी कंडीशन सिचुएशन को देखने के बाद लेखक अब मान चुके थे कि अब हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वो जितने भी बेताब थे, जितने भी तनाव में थे, जितने भी टेंशन ले रहे थे कि हाँ हम कैसे पहुंचेंगे, हम बस किसी तरह से हमें पहुंचा दो, ये सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी थी। क्योंकि अब उन्होंने मान लिया था कि अब मैं अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाऊंगा, उससे पहले ही मेरी जान चली जाएगी, बस खराब हो जाएगी, बस का एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं जीवित नहीं बचूंगा। ये लेखक ने मान लिया था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और कह रहे हैं कि हम जब सब कुछ हो गया, जब हमने सारी सिचुएशन, सारी कंडीशन देख लिए, तो हम बस अब सब कुछ छोड़कर इत्मीनान से यानी आराम से उसी बस में, घर में जैसे हम बैठते हैं बिना चिंता के, उसी तरह से अब हम भी उसी बस में बिना चिंता के बैठ गए। क्योंकि अब तो कुछ होना नहीं था, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब तो होना वही था जो हो सकता था। तो कह रहे हैं कि अब हम आराम से उसी बस में बैठ गए बिना किसी चिंता के, जैसे हम घर में रहते हैं। चिंता जाती रही। कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे हमारे मन से जो भी चिंता बची थी कि हमारा कुछ हो जाएगा या हम नहीं पहुंच पाएंगे, वो सारी चिंता दूर हो गई। क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि अब हम नहीं पहुंच पाएंगे और हम जिंदा नहीं बचेंगे। हंसी मजाक चालू हो गया। और कह रहे हैं कि ये सारी बातें भूलने के बाद जब हमने सब कुछ छोड़ दिया चिंता करना कि हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, या बस की एक्सीडेंट होगी, या हम जीवित बचेंगे, इस बात की बिल्कुल चिंता छोड़ दी और हमने क्या किया, हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। यानी लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि बस की हालत कैसी थी और उसमें ऐसे लोग थे जो उसका मालिक, जो जानता था कि बस की हालत खराब है, फिर भी उसी बस में सफर किया जा रहा था। वो कैसा आदमी था जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा था, पैसे बचाने के लिए उसने बस को ठीक नहीं कराया। ठीक है, ये बता रहे हैं। और इसके साथ एक मैसेज देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी चीज़ों के फायदे के लिए पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपने जान रिस्क में डालकर वैसे ही चलते रहते हैं। बहुत सारी होता है, ये बस की कहानी है, हम अपने घर में भी देख सकते हैं। हमारी गाड़ी के टायर पुराने हो जाते हैं, फिर भी हम उसी को चलाते रहते हैं थोड़े से पैसे बचाने के लिए। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि शायद अगर उससे एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी जान भी जा सकती है, यानी थोड़े से पैसे के लिए हमारी जान चली गई। तो लेखक एक बड़ा सा मैसेज दे रहे हैं, बहुत हंसी मजाक में करते हुए, मजाक उड़ाते हुए लोगों का ये हमें मैसेज दे गए। तो यही है इस कहानी में। और इस कहानी के जो लेखक है वो हरिशंकर परसाई हैं। ये बहुत फेमस हैं। इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं इसी तरह से लिखा है, जिसमें बड़ी बड़ी बातों को उन्होंने हंसी मजाक के तौर पर लोगों को समझाया है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।